हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग रीट के वीडियोज के बारे में यहाँ बात कर रहे थे और कल मैंने आपको बल व उसके प्रकार टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ लिया। याद होगा आपको, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो हमने पढ़ा था तो इसमें थोड़े एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुना होता है। यानी अगर हम चंद्रमा पर जाएं तो पृथ्वी पर हमारा जितना भार है उसका 1/6 भार हमको महसूस होगा, और जब 1/6 भार हमको महसूस होगा तो हम कह सकते हैं हम हल्का महसूस वहाँ पर करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का केवल क्या होता है? 1/6 भाग होता है। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हम कहते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका सर्वाधिक मान होता है पृथ्वी की सतह पर। ये गुरुत्वीय त्वरण बेटा सर्वाधिक कहां पर होगा? पृथ्वी की सतह पर होगा। पृथ्वी की सतह से आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे या पृथ्वी की सतह से आप गहराई की तरफ जाएंगे, तो दोनों ही कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। याद रखें, दो पॉइंट मैंने आपको बताए। सबसे पहला पॉइंट कि चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। इसके अलावा जो गुरुत्वीय त्वरण का सबसे अधिक मान होता है वो पृथ्वी की सतह पर होता है। अगर आप यहाँ से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी, और यहाँ से आप गहराई की तरफ जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी। दोनों ही कंडीशन में बेटा गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। दूसरा, जो पृथ्वी की आकृति होती है जो वो गोलाकार ना होकर ध्रुवों पर कुछ चपटी होती है, यानी पृथ्वी इस तरह की होती है बेटा। देखो, अगर मैं बात करूं इस तरह से तो ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी ध्रुवों पर rp, और ये विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या होती है rp + 21 किलोमीटर। यानी विषुवत रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो ध्रुवों पर त्रिज्या से 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। याद रखना बेटा, विषुवत रेखा पर जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या से 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। अच्छा, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? कल आपको याद होगा मैंने जी बताया था Gm/r², यानी ये पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। अगर मैं कहूँ कि त्रिज्या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है तो हम यहाँ देखो बेटा, आपने यहाँ पर देखा कि भाई विषुवत रेखा पर त्रिज्या ध्रुवों पर त्रिज्या से अधिक होती है, और ये कंसेप्ट हमारा ये कह रहा है कि अगर त्रिज्या अधिक होगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, और त्रिज्या कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होगा। अब हमने देखा विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज़्यादा है और ध्रुवों पर कम है, तो इसका मतलब ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा होगा। उल्टा कर दें, विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज़्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, ध्रुवों पर त्रिज्या कम है तो गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा। यानी अगर मैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाऊंगा तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होगी, और अगर मैं ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आऊँगा तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी। क्लियर है ना बेटा? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि जिसकी त्रिज्या ज़्यादा उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। आपने देखा कि विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज़्यादा है, 21 किलोमीटर ज़्यादा है। जब त्रिज्या ज़्यादा है तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, ध्रुवों पर त्रिज्या कम है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है बेटा? तो ये कुछ पॉइंट जो मुझे आपको गुरुत्वाकर्षण बल वाले चैप्टर में ही बताने थे तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जरा मैं आपसे बात करूँगा स्थिर वैद्युत बल की। कल हमने गुरुत्वाकर्षण बल टॉपिक पूरा कर लिया था, आज हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत बल की। आराम से समझना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्थिर विद्युत बल हम कहते हैं, सबसे पहले जो स्थिर विद्युत बल है वो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है।
यानी कूलाम ने स्थिर विद्युत बल को निकालने के लिए नियम दिया था, इसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। उन्होंने कैसे आवेशों के लिए बताया था? स्थिर व बिंदुवत आवेशों के लिए। अब मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को आपको इसलिए क्लियर कर देता हूँ कि उसने केवल स्थिर आवेशों के लिए ही क्यों कहा, क्योंकि हम कहते हैं अगर आवेश स्थिर होता है तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आवेश सपोज करो एक समान वेग से गतिशील हो जाता है, सपोज करें अगर आवेश क्या कर रहा है, एक समान वेग से गतिशील है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो हम कूलाम के नियम की बात कर रहे हैं। कूलाम का नियम दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के बारे में बताता है, और क्योंकि विद्युत बल के बारे में बताता है तो हम चाहेंगे यहाँ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, इसलिए कैसे आवेश लिए गए थे? स्थिर आवेश लिए गए थे। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर आवेश गतिशील होगा, इवनली हो एक समान वेग से गतिशील होगा, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चलो इसमें एक लाइन और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आवेश त्वरित होता है, त्वरित का मतलब परिवर्तनशील वेग से गति करता है, उसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उस कंडीशन में वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कह सकते हैं या विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कह सकते हैं। तो याद रखें बेटा, स्थिर विद्युत बल को निकालने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था जो कि हमको यहाँ पढ़ना है। कूलाम ने बताया था कि स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य कितना विद्युत बल लगता है। अब आती है भाई स्थिर आवेश ही क्यों लिए गए? क्योंकि हम कहते हैं अगर आवेश स्थिर होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर आवेश गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए कूलाम ने केवल कैसे आवेशों का उपयोग किया था? स्थिर आवेशों का उपयोग किया था। अब समझते हैं ना बेटा, जरा मैं स्थिर व विद्युत बल की कुछ विशेषताएं पहले आपको बता देता हूं, फिर हम कूलाम के नियम की तरफ चलेंगे। सबसे पहली बात, यह एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल का मतलब अगर इसकी उपस्थिति में आप कार्य करते हैं तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं हो रही। हाँ बेटा, ये जो स्थिर विद्युत बल है वो संरक्षी बल है। इसके साथ साथ इससे पहले जो आपने बल पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी एक संरक्षी बल ही होता है। स्थिर विद्युत बल भी संरक्षी बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल होता है, और आपका चुंबकीय बल भी संरक्षी बल ही होता है। अगली बात बेटा, ये एक केंद्रीय बल है। अच्छा, केंद्रीय बल क्यों है? क्योंकि इसकी दिशा सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। याद रखें, ऐसे जितने भी बल हैं जिनकी दिशा सदैव एक रेखा के अनुदिश होती है, उनको हम केंद्रीय बल कहते हैं। जैसे बेटा गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल होता है। तो मैंने दो कॉमन पॉइंट बता दिए, ये एक संरक्षी बल है और दूसरा एक ऐसा बल है केंद्रीय बल है। अच्छा, इसके अलावा हम जानते हैं कि जो समान प्रकृति वाले आवेश होते हैं, जो समान प्रकृति वाले आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और बेटा जो विपरीत प्रकृति वाले आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दिमाग में रखना बिल्कुल, जो समान प्रकृति वाले आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला हम कहते हैं बेटा, इसकी जो परास है वो 10 की घात -15 मीटर से अनंत होती है। यानी कहाँ से लगना स्टार्ट होता है? 10 की घात -15 मीटर से लगना स्टार्ट होता है, और कहाँ तक लगता है? अनंत तक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। ये संरक्षी बल है, ये केंद्रीय बल है, समान प्रकृति वाले आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगते हैं, विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगते हैं, और इसकी जो परास है वो 10 की घात -15 मीटर से अनंत होती है। इसके अलावा हम कहते हैं बेटा, ये जो बल है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। यानी अगर मैं इसकी तुलना करूं तो जो स्थिर विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कैसा होता है? प्रबल बल होता है। तो बेटा ये कुछ पॉइंट मैंने इसके बारे में आपको बताए, क्योंकि पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि ये संरक्षी बल होता है, केंद्रीय बल होता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं
समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसकी पराग 10 की घात -15 मीटर से अनंत तक होती है और ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। अब मैंने कहा कि स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है, तो थोड़ा सा आवेश के बारे में 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो आवेश है वो एक अदिश राशि है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, चाहे तो स्मॉल q से कर दीजिए, चाहे कैपिटल Q से कर दीजिए, और जो आवेश का मात्रक है वो बेटा कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। याद रखना अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे यहाँ पर काम में आने वाले हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हम स्थिर विद्युत बल के बारे में पढ़ने वाले हैं, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। अब जरा बेटा हम कूलाम के नियम की तरफ आ जाते हैं। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम और जो आपने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था वो लगभग एक जैसे हैं। अंतर केवल इतना सा है कि उसमें द्रव्यमान की बात की गई थी और यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? यहाँ पर हम आवेश की बात करते हैं। देखना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया? कूलाम का नियम। सपोज कीजिए बेटा मेरे पास 2 स्थिर और बिंदुवत आवेश हैं, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, उनके मध्य की दूरी है r। आराम से सुनना, कूलाम ने कहा था कि निर्वात में स्थित 2 स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा था? स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है और यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पे कैसे करता है बताऊंगा। इसे नाम दिया जाता है, एक तो कूलाम का नियम कहते हैं और इसको बेटा हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। या तो आप कूलाम का नियम कह सकते हैं या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कह सकते हैं। पूरी फिजिक्स में याद रखना, जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा नियतांक आएगा, या नियतांक आएगा k, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, क्या है? स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है और यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। F बराबर क्या आ गया? k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जो बेटा यहाँ पर k है इसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल नियतांक। ठीक है बेटा, अब आपको मालूम है हर नियतांक का मान मात्रक पद्धति पर तो निर्भर करता ही है, इसके अलावा के माध्यम पर भी निर्भर करता है। सुनना जरा, अगर मैं आपसे बात करूं निर्वात या वायु में, और इसके अलावा जो मान मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो ऐसा ही मात्रक पद्धति बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं k का फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बताऊंगा। k का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। याद रखें बेटा, आप यहां से निकाल सकते हो, वही k = Fr स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 आएगा, जैसा कल बताया था। F का मात्रक न्यूटन, R का दूरी है तो मीटर, मीटर स्क्वायर, आवेश का मैंने कूलम बताया था तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये जो मैंने एप्सिलॉन नॉट आपको लिखा है ना बेटा, इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका जो मात्रक होता है ना वो k के मात्रक का उल्टा होता है। अब k का मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर
अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यूज आप याद रखना। तो k का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है और इसका मान हो जाता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये बेटा मैंने लिखा है ये निर्वात की विद्युतशीलता, यानी k का ये जो मान आपने 9 गुणा 10 की घात 9 निकाला है ना, ये केवल तब है जबकि यहाँ पर क्या है निर्वात है। अगर सपोज करो यहाँ पर कोई माध्यम आएगा तो आपको यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता लिखनी पड़ेगी और माध्यम की विद्युतशीलता को बेटा हम लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं। जो बोल रहा हूँ बड़ी अच्छी तरह से सुनना, माध्यम की विद्युतशीलता को किससे लिखते हैं एप्सिलॉन से। और उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या होता है आपका K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर मैं निर्वात की कंडीशन में इस सूत्र को लिखूं तो मेरे पास F = आ जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आई स्क्वायर। और बेटा अगर हम माध्यम में लिखें तो ये M का मतलब मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आई स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा मैं जैसे ही माध्यम को परिवर्तित करूंगा वैसे ही यहाँ विद्युतशीलता परिवर्तित हो जाएगी और जैसे ही विद्युतशीलता परिवर्तित होगी वैसे ही बल का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। आपको याद हो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे कि यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। तो माध्यम पर क्यों निर्भर करता है? क्योंकि यहाँ पर ये विद्युतशीलता आ रही है और ये विद्युतशीलता किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है। इसलिए जो स्थिर विद्युत बल है वो भी किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे अच्छी तरह से सुनेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत छोटा सा और सिंपल सा न्यूमेरिकल आ सकता है। देखो हम बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। अब बेटा देखो आप पूछो सर एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये राशि मात्रकहीन व विमाहीन होती है। ना ही इस राशि का कोई मात्रक होता है और ना ही इस राशि की कोई विमा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एप्सिलॉन आर होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक और इस राशि का ना ही बेटा कोई मात्रक होता है और ना ही इस राशि की कोई विमा होती है। अच्छा अब सुनना जरा अच्छी तरह से, अब इसको यहाँ रख रहा हूँ एफ एम इजकल टू, जैसे निर्वात में मान को अगर मैं एफ नॉट कहूँ इस वाले को, देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा भैया। अब जरा इसको आप ढंग से देखना, अच्छी तरह देखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है यहाँ इस एफ नॉट के इक्वल आ रहा है। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी जगह मैं चाहूँ तो बेटा एफ नॉट लिख सकता हूँ ना। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। यानी माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो निर्वात की उपस्थिति में लगने वाले विद्युत बल और एप्सिलॉन आर यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो जरा सुनिए। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये कूलाम का नियम आप लोगों के समझ में आ चुका होगा, बहुत आराम से समझाया गया है और मैंने उसको इस तरह से लिखा है कि आप शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हैं, जैसे एग्जाम टाइम पर आप विदिन अ सेकंड इसको पढ़ के जा सकें। अच्छा जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई क्वेश्चन क्या है, निर्वात की उपस्थिति में स्थिर व
बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल 100 न्यूटन है। ये हो गया सिंपल सा। अच्छा, यदि आवेशों के मध्य 20 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो तो विद्युत बल बताइए। जो सूत्र है इसके आधार पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा आते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सारे मैं यहां पर बताऊंगा, सुनना। देखो बेटा, निर्वात की उपस्थिति में स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल 100 न्यूटन है। निर्वात की उपस्थिति में, अब जरा आंसर बताता हूं मैं आपको, आंसर सभी बच्चे अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। देखिए भैया, निर्वात की उपस्थिति में जो बल है उसको हमने F0 नाम दिया था। F0 आपको यहाँ कितना दिया गया है? 100 न्यूटन। फिर आपसे कहा गया है यदि आवेशों के मध्य 20 परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मतलब एप्सिलॉन आर कितना दे दिया गया? 20 दे दिया गया। तो आपको बताना है विद्युत बल कितना होगा। तो भैया सीधा सीधा फॉर्मूला है आपके पास, Fm = F0 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो 100/20 कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर। अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस तरह का आपका आएगा। और भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें अभी आप। ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से सबके समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपका, और ये हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि शायद वो आपसे पूछ ले, अगर वो, क्योंकि उसने कहा है इसमें थोड़ा सा 11th-12th पार्ट भी आपका डाल सकता है। देखिए, जो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता है ना, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता है, उसका मान सबसे अधिक होता है। एस जो आपको एप्सिलॉन आर दे रखा है वो सबसे अधिक होता है धातुओं के लिए, और वो होता है अनंत। एप्सिलॉन आर सबसे अधिक होता है धातुओं के लिए, अनंत। और भैया सबसे कम होता है निर्वात के लिए, और वो होता है 1। याद रखें बेटा, एप्सिलॉन आर सबसे अधिक होता है धातुओं के लिए, और धातुओं के लिए कितनी मान होता है इसका? अनंत होता है। और सबसे कम किसके लिए होता है? निर्वात के लिए होता है, और निर्वात के लिए इसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, अन्य के लिए 1 से ज़्यादा होगा, अनंत से कम होगा। अब इसका फर्क क्या पड़ा वो समझना, जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि दो आवेशों के मध्य माध्यम के रूप में हम धातु का उपयोग कर लेते हैं। दो आवेश हैं, उनके मध्य माध्यम के रूप में हम किसका उपयोग कर लेते हैं बेटा? धातु का उपयोग कर लेते हैं। तो धातु का उपयोग करने पर क्या होगा? देखो, आपने पढ़ा F मीडियम = आता है F0 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो आप लिखेंगे F0 अपॉन अनंत, और आप जानते हैं 1/अनंत कितना होता है? 0। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सीधा सा पूछ लिया जाएगा कि अगर आवेशों के मध्य माध्यम के रूप में धातु का उपयोग किया जाता है तो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। सीधा है। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कैसा न्यूमेरिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल की तरह से ही आएगा कि आवेशों के मध्य अगर हम माध्यम के रूप में धातु का उपयोग कर लेते हैं, धातु का जैसे कोई नाम दे दे, कॉपर का उपयोग कर लो, यानी कॉपर तांबा, आयरन यानी लोहे का उपयोग कर लो, तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सीधा सीधा हमारा यहां से निकल के आ रहा है।
जो कि मैंने आपको अभी बताया था फॉर्मूला, उसके बेस पर हमने दो चीज़ें देख ली। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो ये F0/F sin r आ रहा है, यानी F sin r जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब सबसे अधिक बल किस में लगेगा, निर्वात में, उससे कम किसी भी अन्य माध्यम में, और सबसे कम धातु। भाई निर्वात के लिए इसका मान सबसे कम है ना, और जिसके लिए मान सबसे कम होगा उसके लिए बल सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बल किसकी उपस्थिति में लगेगा, निर्वात की उपस्थिति में। अब सबसे कम किसकी उपस्थिति में लगेगा, धातु की उपस्थिति में, 0 ही हो जाता है। और अन्य के लिए क्या होगा, निर्वात से तो कम होगा और धातु से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन में बिल्कुल वही कराता हूं जो मैंने आपको कल कराया था, तो मैं इस क्वेश्चन को जरा शॉर्ट में लिख दूंगा। सुनो भैया, दो स्थिर व बिंदुवत आवेश हैं, दो स्थिर व बिंदुवत आवेश, एक आवेश Q1 और दूसरा Q2, और दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो 100 न्यूटन का है। कल जैसा ही है, इसलिए मैं इसको पूरे को लिख नहीं रहा हूं वर्ड्स में, वैसे ही समझ जाएंगे मेरे ख्याल से आप। दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल 100 न्यूटन है। क्या बोलेंगे, दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल 100 न्यूटन है यदि प्रत्येक आवेश के परिमाण को दोगुना व इनके मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो आपको बल बताना है। कल भी सेम यही क्वेश्चन दिया था। हमने कल गुरुत्वाकर्षण के केस में बात की थी, हमने प्रत्येक के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया था। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आवेश की बात कर रहे हैं। यदि प्रत्येक के आवेश के परिमाण को दोगुना और उनके मध्य की दूरी को हम आधा कर दें तो उनके मध्य बल क्या होगा। अब देखो वही कल वाला कंसेप्ट, F बराबर K/Q1/Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर मुझे 100 न्यूटन दिया, ठीक है। अब मेरे से कहा गया है यदि जो Q1 डैश है वो 2Q1 हो जाए। भाई प्रत्येक आवेश के परिमाण को दोगुना, इसको भी दोगुना कर दोगे, इसको भी दोगुना कर दोगे, और जो Q2 डैश है वो 2Q2 हो जाए। बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ, प्रत्येक आवेश के परिमाण को दोगुना, तो Q1 डैश 2Q1 लिख दिया, Q2 डैश 2Q2 लिख दिया, और दूरी आधी कर दी जाए। R डैश कितनी होगी, R/2, तो 2Q1 2Q2 और ये कितना हो गया, R/2। तो आपसे बल पूछा है तो F डैश आएगा K/Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। क्या आ गया, K/Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। Q1 डैश कितना है 2Q1, Q2 डैश कितना है 2Q2, और ये हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। बिल्कुल वैसा कल जैसा। देखो भैया 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4K/Q1/Q2 R/2 का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर R स्क्वायर और बटे 4, ये 4 ऊपर आएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16K/Q1/Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा ना। 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 4 16 हो जाएगा, यानी पहले जो बल लग रहा था उसका 16 गुना हो गया। और पहले बल कितना था बेटा, 100 न्यूटन था, तो 16 × 9 बराबर 1600 न्यूटन। तो एक तो जैसा मैंने आपको बताया उस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल आ सकता है, एक मैंने आपको ये बता दिया इस कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल आ सकता है। बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से अपने रखना, उस बेस पर इसको सॉल्व करना। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्थिर विद्युत बल में। देखिए अब जैसे जो क्वेश्चन मुझे बताने थे वो बता दिए, अभी 1-2 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए हम कहते हैं यदि Q आवेश किसी
विद्युत क्षेत्र में स्थित है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो Q आवेश पर बल क्या हो जाएगा बेटा, QE। याद रखना, बहुत अच्छी तरह से सीधा सीधा इस पर भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने लिखूंगा, यदि Q आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो Q आवेश पर बल का सूत्र क्या हो जाता है, F बराबर QE। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं 2 माइक्रोकूलम आवेश वाला कोई कण किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति, ये न्यूटन लिख रहा है, एन देखो, न्यूटन प्रति कूलाम है, तो आवेशित कण पर बल बताइए। अब देखो भैया, इसका जरा मैं आंसर बताता हूं आपको। मैंने माइक्रो शब्द यहां दिया है, तो इतना आप सबको पता होना चाहिए कि कहीं माइक्रो शब्द लग गया तो इसका मतलब 10 की घात -6 होता है, कहीं मिली शब्द लग गया तो 10 की घात -3 होता है, कहीं पीको शब्द लग गया तो 10 की घात -12 होता है। इन छोटे छोटे पॉइंट को दिमाग में रखिए। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 लिख दीजिए, मिली का मतलब 10 की घात -3 लिख दीजिए, पीको का मतलब 10 की घात -12 लिख दीजिए। अब मुझे दिया क्या है, 2 माइक्रोकूलम आवेश, तो Q मुझे दे दिया 2 माइक्रोकूलम यानी 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम वाला कोई कण किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपको दी है 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, आवेश का मान दे दिया और विद्युत क्षेत्र कितना दिया है, 5 न्यूटन प्रति कूलम, और आपसे बल पूछा गया है भैया। तो ऊपर सूत्र लिखा हुआ है भैया, F बराबर Q इंटू E। Q कितना है, 2 गुणा 10 की घात -6, और भैया ये कितना है, 5। 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। सिंपल सा है। आपके लिए जो न्यूमेरिकल आएगा वो ऐसा नहीं आएगा कि न्यूमेरिकल देख के आपका दिमाग चकरा जाए, बहुत सिंपल आएगा, सीधा सूत्र के ऊपर आता है। जैसे यहाँ सूत्र के ऊपर आ गया, अब आपके पास सूत्र उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, इसलिए मैं सूत्र के साथ साथ आपको उसका एप्लीकेशन कराते हुए जा रहा हूँ, जिससे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में उसे मिस ना करें और गलत ना करें। तो Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, E हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम। तो F इक्वल टू QE, Q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6 इंटू 5 किया तो 10 इंटू 10⁻6 यानी 10 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। ओके बेटा। अच्छा, अब थोड़ा सा और मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूं। दो पॉइंट याद रखें, अगर आपको कोई धनात्मक आवेश दिया है धनात्मक आवेश पर विद्युत बल और ऋणात्मक आवेश पर विद्युत बल। तो धनात्मक आवेश पर तो बेटा बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, हालांकि पूछा नहीं जाना चाहिए, फिर भी अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल यही पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और ऋणात्मक पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत।
तो बेटा अगर धनात्मक आवेश को आप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो विद्युत बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणात्मक पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत विद्युत बल लगता है। इसके साथ एक पॉइंट मैं आपको फिर बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको वहां बताया था ऐसा यहां बता रहा हूं। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, ऐसे ही विद्युत बल भी क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, वैसे ही विद्युत बल भी क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। हमारा स्थिर विद्युत बल कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, आज अभी तक हम स्थिर विद्युत बल पढ़ चुके हैं। अब जरा सा मैं आपको चुंबकीय बल के बारे में और बताता हूँ। ठीक है बेटा, प्रयास करूंगा जितनी लंबी इस क्लास को मैं ले सकूं, 40-50 मिनट की उतनी लंबी क्लास लूंगा। कल मैं ट्राई करूंगा आपको 1.5 से 2 घंटे का एक वीडियो अपलोड कर सकूं, क्योंकि मुझे टारगेट मैंने आपको बताया है कि 18-19 तारीख तक आपके थ्योरी को ख़त्म करके 20 तारीख को मैं आपके इसके सारे जितने भी टॉपिक हैं सबके न्यूमेरिकल्स आपको एक साथ करा दूँ, जिससे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए। बाकी फिर आपके पास 5-6 दिन रहेंगे, उनमें अपनी प्रिपरेशन करें और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग रीट में सेलेक्ट होकर आएँ। देखिए चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं कि भाई उदासीन कण पर चुंबकीय बल नहीं लगता, यानी जो उदासीन कण है उस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा, तो चुंबकीय बल का अनुभव नहीं करेगा। दूसरा हम कहते हैं स्थिर आवेशित कण पर चुंबकीय बल नहीं लगता। दिमाग में रख लेना भैया, चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिमान आवेशित कण पर लगता है। अगर आपका कण उदासीन है तो उस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। दूसरा, कण आवेशित तो है लेकिन वो स्थिर है, गतिमान नहीं है, तो भी उस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। ना ही उदासीन पर चुंबकीय बल लगेगा और ना ही स्थिर आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल केवल गतिमान आवेशित कण पर ही लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चुंबकीय बल की दिशा, ठीक है भैया सुनना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चुंबकीय बल की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी लंबवत होती है और आवेशित कण के वेग की दिशा के भी लंबवत होती है। तो बेटा देखो सिंपल, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उदासीन कण पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा, स्थिर आवेशित कण पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा, केवल गतिमान आवेशित कणों पर ही लगेगा। तो अगला, जो चुंबकीय बल की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी लंबवत होती है और आवेशित कण के वेग की दिशा के भी लंबवत होती है। लंबवत का क्या फर्क पड़ेगा बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखें। अच्छा, अब चुंबकीय बल का मैं सूत्र लिख रहा हूँ, F इक्वल टू होता है QVB sin थीटा। क्या होता है? FM का मतलब चुंबकीय बल, QVB sin थीटा।
Q क्या है? आवेश, ठीक है भैया। V है आवेशित कण का वेग। अब B क्या है? देखो B को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, इसी को हम लोग चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, इसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जो B है देखो मैंने आपको बता दिया कि चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ जो Q है वो कण पर आवेश है कि कण पर आवेश का मान कितना है। V क्या है बेटा? आवेशित कण का वेग है, यानी कण कितने वेग से गतिमान यहाँ पर हो रहा है। B क्या है? B को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, B को हम चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, और B को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। बिल्कुल दिमाग में आप अच्छी तरह से रखिए। अब यहाँ पर जो थीटा है, ये जो थीटा आ रहा है, थीटा होता है V वेक्टर तथा B वेक्टर के मध्य कोण, यानी आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मध्य का कोण क्या कहलाता है? आपका थीटा यहाँ पर होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए बेटा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसको थोड़ा सा सदिश रूप में और लिख के हमको दिखाइए कि सदिश रूप में इसका मान क्या होगा। बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे आप लोग। देखो अभी मैंने आपको सूत्र लिखा कि एफ एम बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, या इसको हम लिखते हैं एफ एम वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। रट लेना भैया, सदिश रूप रट लेना। एफ एम इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। और इसको अगर सदिश रूप में दिखाएं तो क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा अगर आप समझ सकें तो मैं समझा देता हूं, वरना उस लाइन को तो आप याद रख लेना। देखो कार्य का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन बल और विस्थापन अगर एक दूसरे के लंबवत हों तो बेटा थीटा 90 डिग्री होता है, और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो W इक्वल टू आता है एफ एस कॉस 90। कॉस 90 का मान 0, तो किया गया कार्य भी कितना होता है? 0। स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़े हो, चाहे किसी भी कोचिंग के उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज ली हो, लेकिन कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर और एक पर्टिकुलर फिजिक्स टीचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस का आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, अगर मैं आपसे कहूं कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो इनके मध्य कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 आएगा, कॉस 90 का मान